तो एक्चुअली देखो, पिछले क्लास में सुनाई दे रहा ना सबको? तो हम लोग रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़े थे और रोटेशनल मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म बताए थे कि जो हमेशा ध्यान में रखना है। और ये सारे टर्म्स कौन कौन से थे? सारे टर्म्स थे, 3 टर्म बताए थे। एक तो प्लेन ऑफ रोटेशन, दूसरा सेंटर ऑफ रोटेशन, तीसरा क्या था? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये 3 चीज़ डिफाइन करना हर रोटेशनल मोशन के साथ पूरा कंपलसरी था। तो ये सारी चीज़ें बताए थे। और इसमें मैंने बताया था कि कैसे रोटेशनल मोशन का हम लोग कह सकते हैं कि 2 पार्ट होता है। एक होता है प्योर रोटेशनल मोशन और एक होता है रोलिंग मोशन। और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्योर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो प्योर रोटेशनल मोशन के बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया तो आगे जो रोलिंग मोशन आएगा उसके बारे में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्योर रोटेशनल मोशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप लोग देख सकते हो, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो इस तरह का हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, ये हम पहले ड्रॉ कर दिए, लेकिन पहले ड्रॉ नहीं करना चाहिए था। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ले लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट इस तरह यहाँ पर फिक्स्ड किया हुआ है, इस पॉइंट पर फिक्स्ड किया हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस तरह फिक्स्ड किया हुआ है। तो आपसे अगर पूछेगा कि पहले ये बताओ कि इस रोटेशनल मोशन को हमको क्वांटिफाई करना है, क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़े थे कि अगर ये बॉडी अपना ओरिएंटेशन बदलेगा तो ये बॉडी अगर अपना ओरिएंटेशन बदलेगा तो ये बॉडी क्या होगा? रोटेट कर रहा है। तो हम लोग को ये ध्यान से देखना है कि अगर ये बॉडी रोटेट कर रहा है तो इस रोटेशन को हम लोग कैसे क्वांटिफाई करेंगे। क्वांटिफाई करने का मतलब हुआ कि ये कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है, उसके बारे में हमको एनालिसिस करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, सबसे पहले ये तो हमको चेक करना है कि ये रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ पर अगर चला गया, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर ऐसे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया, तो हम लोग कहेंगे कि ये अपना ओरिएंटेशन बदल रहा है, ये रोटेट कर रहा है। ये रोटेशन का कंसेप्ट था, ये बताया था कि नहीं बताया था? याद है सबको कि कैसा हम लोग पता करते हैं? ठीक है, तो देखो ये वाला बॉडी अगर रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इस रोटेशन को क्या करना है? क्वांटिफाई करना है। क्वांटिफाई इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है वो ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को कितना कहेगा। जैसे मान लो कि तुम फैन को रोटेट होते हुए देख रहे हो, तो फैन को रोटेट होते हुए देखोगे तो तुम कहोगे ना कि फैन बहुत स्लो रोटेट कर रहा है या फास्ट रोटेट कर रहा है। इस रोटेशन को तुम डिफाइन करते हो। तो इस रोटेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब वो कितना फास्ट है कितना स्लो है उसको तो डिफाइन करना होगा भाई। जब तक हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे तब तक वो जो टर्म हम पढ़ रहे हैं उस टर्म के बारे में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग के लिए कोई यूजली मतलब कह सकते कोई काम का नहीं होगा। इसीलिए हम लोग करते क्या है कि हम लोग उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट या कितना स्लो रोटेट कर रहा है। उस रोटेशन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्वर क्या करेगा? सबसे पहले बता सकते हो ऑब्जर्वर को क्या करना चाहिए कि ये रोटेशन कितना फास्ट हो रहा है कितना स्लो हो रहा है। तो वो तो चेक करेगा ना कि ये कितना एंगल ये रोटेट कर रहा है पर यूनिट टाइम में, क्योंकि अगर इसके रोटेशन को क्वांटिफाई करना है तो अगर ये बहुत स्लो जाएगा तो ये धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, बहुत फास्ट रोटेट करेगा तो बहुत ऐसे रोटेशन इसका होगा। तो कहने का मतलब कि ये जो रोटेशन है कि कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है, इसको क्वान्टिफाई करने के लिए ऑब्जर्वर को कुछ काम करना होगा। उस रोटेशन को क्वान्टिफाई करने के लिए ऑब्जर्वर को क्या करना होगा कि वो कितना एंगल पर यूनिट टाइम में ट्रेवल कर रहा है, उस एंगल को उसको कैलकुलेट करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, तभी इस प्योर रोटेशनल मोशन के बारे में वो सब कुछ बता सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ऑब्जर्वर को क्या चाहिए बता सकते हो? इस रोटेशन को क्वांटिफाई करने के लिए ऑब्जर्वर को चाहिए कि एंगल मेजर करने के लिए कि ये जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, इसको मेजर करने के लिए वो क्या करेगा पता है कि एक रेफरेंस लाइन लेगा। और ये रेफरेंस लाइन इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस को। एक सबसे पहले क्या वो डिसाइड करेगा? रेफरेंस लाइन। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। इस रोटेशनल मोशन को क्वांटिफाई करने के लिए उसने क्या किया? एक रेफरेंस लाइन डिसाइड किया। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस लाइन हम लोग बना देते हैं। नेक्स्ट अगला काम क्या करेगा पता है? ये बॉडी कितना एंगल ट्रेवल करेगा क्या नहीं करेगा, उसके लिए सबसे पहले क्या करेगा? बॉडी के अंदर भी एक लाइन लेगा, एक लाइन रेफरेंस लाइन लेगा, और इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में वो सारी चीज़ों को मेजर तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करेगा? बॉडी में कोई पॉइंट ए ले लिया और जो सेंटर ऑफ रोटेशन है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इस तरह घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है।
तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, ये इसका रेफरेंस लाइन एक अपने से ले लिया ऑब्जर्वर, और इस बॉडी के अंदर एक पॉइंट लेकर एक लाइन इसके अंदर बना दिया। समझ में आ रहा कि सबसे पहले इस रोटेशन को क्वांटिफाई करने के लिए हमको दो लाइन चाहिए। एक लाइन जिसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस लाइन, और ये रेफरेंस लाइन ऑब्जर्वर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेगा ना, क्योंकि जो ऑब्जर्वर लोग है तो उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम तो देना होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो एक्स और वाई एक्सिस देंगे तो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेंटर ऑफ रोटेशन पर फिक्स कर देगा। क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो सिलेक्शन होता है कि इसको हम कहाँ प्लॉट करें, ये डिसाइड करता है कि कितना सिंपल सिचुएशन होगा। यहाँ से अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेंगे तो इसको क्वांटिफाई करने में दिक्कत होगा, इसलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऑब्जर्वर ने सेंटर ऑफ रोटेशन पर फिक्स कर दिया। जैसे मान लो पंखा है, ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि तुम्हारे फ्लोर में मतलब अपर फ्लोर पर पंखा रोटेट कर रहा है, उसको क्वांटिफाई कर रहा है। तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहाँ फिक्स करोगे बताओ? कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहाँ फिक्स करोगे? तुमको अगर पंखे का रोटेशन पता करना है कि पंखा कितना फास्ट है कितना स्लो मूव कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस तुम्हारे पास है, तुम देख रहे हो, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, उस प्योर रोटेशन को तुम क्वांटिफाई करना चाहते हो कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो द फैन इज रोटेटिंग, इसको तुम क्वांटिफाई करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे बताओ? तुम ऑब्जर्वर हो। लेकिन अगर हम कहें कि अगर वो कर रहे हो, चलो ठीक है थोड़ा सा समझे हो, लेकिन अगर मेरा स्टेटमेंट ये है कि अगर ये हम फैन ऐसे ले लेते हैं, ये हम लोग का पंखा है और ये इसका ब्लेड्स ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसके ब्लेड्स इस तरह हैं, ठीक है, और इस पंखे के रोटेशन को अगर हमको क्वांटिफाई करना हो, क्योंकि देखो ये सब बहुत फंडामेंटल और बेसिक कंसेप्ट है, ये पंखे के रोटेशन को क्वांटिफाई करना हो, तुम ऑब्जर्वर यहाँ पर हो, तो ऑब्जर्वर को डेफिनेटली हम लोग दो चीज़ देते हैं, एक तो उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस देते हैं और दूसरा क्या देते हैं, ऑब्जर्वर को कोऑर्डिनेट एक्सिस देते हैं और एक क्लॉक देते हैं। तो ये क्लॉक और कोऑर्डिनेट एक्सिस से इसके मोशन को डिस्क्राइब करेगा, क्वांटिफाई करेगा। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को अपने जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसको उसका फ्रेम कहते हैं, उसका फ्रेम कहेंगे, तो उसका फ्रेम यहाँ पर है। तो ये क्या करेगा, अब इस फ्रेम पर कोऑर्डिनेट एक्सिस रखकर इस रोटेशन को क्वांटिफाई कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है बोलो? इसे क्वांटिफाई करने में इसको दिक्कत होगा। तो ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म से, लेकिन ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ सेट करेगा बता सकते हो? कहाँ सेट करना आसान होगा, लेकिन ऐसी जगह सेट करेगा जैसा इसके फ्रेम में कोऑर्डिनेट एक्सिस रेस्ट में है, तो जहां भी सेट करेगा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस रेस्ट में होना चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां सेट करेगा बताओ भाई? यहाँ ये जो सेंटर है इसका, सेंटर ऑफ रोटेशन, इसको अगर ओरिजिन मानकर इसको वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस बना दे तो कोई दिक्कत है बताओ? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर यहाँ ड्रॉ कर दिया तो एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट रेस्ट में है और ये ग्राउंड पर ओरिजिन जहाँ रखा था वो भी रेस्ट में था, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर सकता है, यहाँ से शिफ्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस को जैसे हम यहाँ शिफ्ट कर दिए तो बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट ये मिला कि अब इस रोटेशन के स्पीड को देखना हो, इसको क्वांटिफाई करना हो, कितना फास्ट है कितना स्लो ये रोटेट कर रहा है ये फैन, तब इसको क्वांटिफाई करना क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जल्दी, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका? ऑब्वियसली बैठा सकते हो, कहीं बैठा हो। कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे हम ले रहे हैं, हम तो एग्जैक्टली ऑब्जर्वर ऐसे है तो एक्स और वाई ऊपर होगा, तो एक्स इधर होगा वाई ऊपर होगा। हम प्लेन में क्यों ऐसे बैठाने जाएं? प्लेन में ले सकते हो एक एक्सिस, क्योंकि दो एक्सिस से मेरा काम चल जाएगा, तुम तीन एक्सिस की क्यों बात करेंगे? प्लेन में भी ले सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या कहता है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ओरिजिन या रेस्ट में है, तो यहाँ पर जब शिफ्ट करेंगे तो ये भी क्या होगा, रेस्ट में होना चाहिए। ये ध्यान रखोगे, ये अगर रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इस रोटेशन को डिफाइन करने के लिए कि पंखा कितना फास्ट मूव कर रहा है, इसको डिफाइन करने के लिए ये वाला जो एक्स एक्सिस है इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस लाइन। इसको क्या क्या बोल दिए हम लोग? रेफरेंस लाइन बोल देते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेफरेंस लाइन। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका? इसको हम लोग बोलेंगे रेफरेंस लाइन, ठीक है। लेकिन अब देखो, तुमको क्या बताया था कि कितना फास्ट है कितना स्लो मूव करेगा। रेफरेंस लाइन के साथ इस बॉडी के अंदर एक लाइन तुमको और ड्रॉ करना होगा, और वो लाइन कैसा होगा? उस लाइन का कह सकते हो, उस लाइन का पॉइंट, एक पॉइंट होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर और दूसरा कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो एक लाइन और तुमको अलग से लेना होगा, और ये कौन सा लाइन लोगे बता सकते हो? मान लो यहाँ पर हम एक लाइन ऐसे ले लिए, ये वाला लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर एक पार्टिकल ले लेते हैं और इसको ज्वाइन कर दिए। मान लो यहाँ को एक पार्टिकल ले लिए, इस लाइन को ले लिए, यहाँ पर ले लिए,
तुमको दो काम करना, ऑब्जर्वर को दो काम करना होगा, क्योंकि इस लाइन को बॉडी के अंदर एक लाइन लेना होगा। अगर इस लाइन को नहीं ले पाएगा तो इस रोटेशन को डिफाइन नहीं कर सकता है। देखो इतना भी तुम लोग के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमको बस रट के नंबर लाना है, चाहे वो जेईई एडवांस हो चाहे नीट का सवाल हो, तुम बना सकते हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो तुमको और अच्छे से तब समझ में आएगा, बहुत अच्छे से क्लियर कब होगा, जब ये फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होगा। इस फंडामेंटल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग रेफरेंस लाइन बनाएंगे। रेफरेंस लाइन इसलिए बनाते हैं क्योंकि देखो तुमको क्या करना है, कितना फास्ट है कितना स्लो मूव कर रहा है। तो देखो एक्चुअली हम लोग एंगल जब डिफाइन करते हैं तो एंगल के लिए दो लाइन चाहिए होता है। एक लाइन को हम लोग रेफरेंस मान के चलते हैं, और दूसरा लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। जैसे तुम लोग पढ़े होगे तो स्ट्रेट लाइन लेते हो, ठीक है। तो एक लाइन हम लोग ऐसा लेते हैं और दूसरा लाइन ऐसा लेते हैं, तब हम लोग एंगल डिफाइन कर पाते हैं। तो एक रेफरेंस लाइन तो लेना होगा, लेकिन इस बॉडी के रोटेशन को डिफाइन करने के लिए इस बॉडी के अंदर एक और लाइन लेते हैं। और ये लाइन तुम कहीं पर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट ए ले लिया और एक लाइन ले लिया। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दो लाइन हमको कंपल्सरी है लेना। ये वाला सबका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो दो लाइन हम लोग ले लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे पता है? इसके बाद हमको करना क्या है कि ये मान लो कि सिचुएशन है t0 का, कि ऑब्जर्वर देख रहा है टाइम 0 पर लाइन यहाँ था और रेफरेंस लाइन फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगा। जो मूव करेगा ये ग्रीन कलर वाला लाइन मूव करेगा। तो अब बताओ क्या होगा? आफ्टर सम टाइम ये पंखा जब यहाँ पर आएगा तो ये लाइन कुछ यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला ए पॉइंट यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बोल नहीं रहे हो? ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो लाइन यहाँ था वो लाइन यहाँ से चल के यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही रोटेट करेगा तो ये वाला लाइन चल के यहाँ पर कुछ ऐसे आएगा। इन द सिमिलर वे हम लोग एक जनरलाइज्ड केस ले रहे हैं, केवल इस रोटेशन के लिए नहीं, सारे प्योर रोटेशनल मोशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिए, ये रेफरेंस लाइन हो गया, ऑब्जर्वर सेट कर दिया। एक बॉडी के अंदर उसको एक लाइन लेना ही होगा। जब तक ये लाइन नहीं लेगा तब तक वो रोटेशन को किसी भी तरीके से क्वांटिफाई कर ही नहीं सकता, उसको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक लाइन उसको ये लेना होगा। फिर वो ऑब्जर्व करेगा कि t0 पर यहाँ था और t0 पर इस लाइन से ये कुछ एंगल बना रहा था, और इस एंगल को ले लेते हैं। सपोज करो ये वाला एंगल बना रहा θ1, ये वाला एंगल θ1 बना रहा लाइन, और आफ्टर सम टाइम ये जब रोटेट होके यहाँ चला गया तो ये जो लाइन था ये लाइन यहाँ आ गया, ऐसे आ गया, यहाँ से रोटेट करते हुए ये पार्टिकल यहाँ आ गया। तो ये कौन सा है? बी पॉइंट है। ये एंगल कितना चलेगा? ये एंगल चलेगा θ2। मतलब ये वाला एंगल अगर हम θ1 मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल θ1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा? θ2 हो जाएगा। देख लो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये टाइम t कुछ लगा होगा, यहाँ भी टाइम t कुछ लगा होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम लोग थोड़ा सा इसको विजुलाइज करें प्रैक्टिकली कि कैसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पर अब तुम बता सकते हो कि, तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था कि हम एक बॉडी कंसिडर किए जो इस तरह था, और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये था। सेंटर ऑफ रोटेशन पर हम लोग एक रेफरेंस लाइन ले लिए, ऑब्जर्वर को लेना होगा, और एक लाइन उस बॉडी के अंदर लेना होगा, उस बॉडी के अंदर ले लिए। अब ये ऑब्जर्वर इस बॉडी को ऑब्जर्व किया तो बॉडी यहाँ से आएगा, तो ये जो लाइन हम लिए थे, सॉरी यहाँ पर ए ही पॉइंट होगा, पॉइंट तो नहीं बदलेगा। ये बॉडी जब यहाँ से चल के यहाँ पर आएगा तो ये जो लाइन था पहले रेफरेंस लाइन के साथ θ1 एंगल बना रहा था। ये कितना एंगल बना रहा था? θ1। लेकिन जब बॉडी यहाँ से चल के आती है, ये टोटल एंगल कितना बना रहा है θ2। और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा है? t टाइम लग रहा है। तो t टाइम में कितना एंगल चला बता सकते हो? t टाइम में अगर तुमसे किसी ने कहा कि ये बॉडी कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, कोई बता सकता है ये बॉडी कितना एंगल डिस्प्लेस होगा? θ2 माइनस θ1, एकदम सही है। θ2 माइनस कितना हो जाएगा? θ1। तो ये मान लो कि θ2 माइनस θ1 π/3 है। θ2 माइनस θ1 π/3 है, और टाइम 1 सेकेंड लगा। कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड लगा। और ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ जो एंगल चला θ2 माइनस θ1, दिस इज इक्वल टू π/3, मतलब कितना हो गया? 60 डिग्री, और टाइम लगा 1 सेकेंड। तो इसका एंगुलर मतलब किस रेपिडिटी से अपना लोकेशन बदल रहा है, ओरिएंटेशन बदल रहा है, ये बता सकते हो? π/3 एंगल चला 1 सेकेंड में, तो किस रेपिडिटी से अपना एंगल बदल रहा है? बोल नहीं रहे हो? अगर सपोज करो कि ये जो एंगल चला ये θ2 माइनस θ1 चला, हम लोग एंगल जो ले लेते हैं वो θ2 माइनस θ1 ले लिए, और ये मान लो π/3 है, और टाइम जो लग रहा है t2 माइनस t1 जो टाइम लग रहा है वो 1 सेकेंड लग रहा है। तो ये बता सकते हो कि π/3 एंगल
रेडियन एंगल चला कितने टाइम में, 1 सेकेंड में चला। तो ये जो है ये टर्म, ये जो नंबर है, ये नंबर तुमको क्या बता रहा, ये नंबर तुमको रैपिडिटी बता रहा। क्या बता रहा, रैपिडिटी बता रहा कि किस रैपिडिटी से उसका ओरिएंटेशन क्या कर रहा है, स्पेस में बदल रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये रैपिडिटी तुमको एक फील दे रहा है कि नहीं दे रहा, कि 1 सेकेंड में 60 डिग्री एंगल चला। लेकिन मान लो कोई बॉडी सेम 1 सेकेंड में अगर 90 डिग्री चला तो उसका रैपिडिटी क्या है, उसका ओरिएंटेशन बदलने का, उसका रोटेट करने का रैपिडिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो एक नंबर हम डिफाइन करते हैं, ये नंबर हमको रोटेशन के लिए बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। तब हम कह सकते हैं कि इसको क्वान्टिफाई कर रहे हैं और एग्जैक्टली हम बता भी पा रहे हैं कि हाउ फास्ट इट इज़ रोटेटिंग, वो कितना फास्ट रोटेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन रेफरेंस फ्रेम। ये हम लोग इस रैपिडिटी को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, क्वान्टिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको। जैसे मान लो कि एक टोटल यहाँ से जाने में 1 सेकेंड लगा और एंगल कितना चला, π/3। तो इसका मतलब क्या हुआ बता सकते हो। इसका मतलब कि ये जो रेफरेंस लाइन से ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला लाइन θ2 - θ1 अगर π/3 आ गया, θ2 - θ1 π/3 आ गया और टाइम 1 सेकेंड ले लिया, तो उसका रैपिडिटी जो है कि वो ओरिएंटेशन बदलने का मतलब कितना फास्ट, जैसे ये पंखा कितना फास्ट घूम रहा है, इसको क्वांटिफाई करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, एक टर्म डिफाइन कर रहे हो। और ये टर्म क्या है, θ2 - θ1 डिवाइडेड बाई T2 - T, और इसी को कहते हैं ओमेगा। ओमेगा का मतलब होता है उसका एंगुलर स्पीड, कि कितना स्पीड या कितना रैपिडिटी से अपना ओरिएंटेशन क्या कर रहा है, बदल रहा है। क्योंकि ओरिएंटेशन बदलने का जो रेट होगा, ओरिएंटेशन बदलने का जो रेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका एंगुलर स्पीड। और जो रैपिडिटी, वो रैपिडिटी पता चल गया कितना फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, ये तुम बता नहीं पा रहे हो, तुम एग्जैक्टली उसको क्वांटिफाई कर पा रहे हो कि कितना फास्ट मूव कर रहा है। रैपिडिटी है तो कितना रैपिडिटी से वो मूव कर रहा है वो तुम क्वांटिफाई कर सकते हो। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर हम लोग मिला जुला कर इस पूरे कहानी से क्या सीख मिलती है कि अगर दुनिया का कोई भी प्योर रोटेशनल मोशन होगा, अगर हमको दिख रहा है कि वो प्योर रोटेशनल मोशन शो कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, ऑब्जर्वर को, क्योंकि मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर डिफाइन करेंगे, ऑब्जर्वर को कोऑर्डिनेट एक्सिस देंगे, देन वो ऑब्जर्वर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को फॉर सिंप्लिसिटी सेंटर ऑफ रोटेशन पर फिक्स कर देगा, और फिक्स करने के बाद एक एक्सिस को रेफरेंस लाइन लेगा जहां से उस बॉडी के ओरिएंटेशन को मेजर करेगा। तो एक रेफरेंस डायरेक्शन लेगा, नेक्स्ट उसके बाद उस बॉडी विद इन द बॉडी एक लाइन और लेगा, और वो लाइन तुम्हारा कोई भी एक पार्टिकल को ज्वाइन करता हुआ कोई भी एक लाइन ले सकते हो। जैसे यहाँ ए लिए थे, उसको ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ले लो। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस बॉडी के ओरिएंटेशन के चेंज होने की रैपिडिटी को डिफाइन कर सकता है, बता सकता है, क्वांटिफाई कर सकता है। तो एक रेफरेंस लाइन के साथ साथ नीड क्या, दूसरा चीज़ क्या नीड है कि उस प्योर रोटेशनल को डिस्क्राइब करने के लिए विद इन द बॉडी हम लोग एक लाइन उसके अंदर ले लेंगे। और उसके बाद कुछ भी ऑब्जर्व करना हो, टी टाइम तक देख रहे हैं, तो ये लाइन यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये लाइन पहले θ1 एंगल बना रहा था इस लाइन के साथ, अब ये लाइन जब यहाँ से यहाँ चल के आया तब ये θ2 एंगल बना रहा, तो ये टोटल एंगल इसमें चेंज कितना हो गया, θ2 - θ1, मतलब पूरा बॉडी कितना एंगल से रोटेट किया, जो इतना ये लाइन जितना एंगल से रोटेट किया उतने ही एंगल से बॉडी रोटेट किया। तो ये लाइन अगर 1 सेकेंड में π/3 एंगल से रोटेट किया तो पूरा बॉडी भी π/3 एंगल से रोटेट किया। तो ये प्योर रोटेशन को कैसे सोचते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मतलब बार बार तुमको कहते हैं कि थ्योरेटिकल जो फिजिसिस्ट होता है वो जितना भी टेक्नोलॉजी होता है उसका कह सकते हो फादर होता है, गॉड होता है। और थ्योरेटिकल फिजिक्स के पास, फिजिसिस्ट के पास वो सारा आइडिया होता है। जैसे तुम थ्योरेटिकल एक फिजिसिस्ट होते, तुम कैसे एक सिचुएशन को डील करोगे, कैसे किसी मोशन को क्वांटिफाई करोगे। हम मेरे पास रोटेशनल मोशन आ गया, हमको क्वांटिफाई करना है, उसके बारे में डिटेल हमको एनालिसिस करना है, डिस्क्राइब करना है, क्योंकि जब तक डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे तो उसका हम लोग टेक्नोलॉजी में यूज नहीं कर सकते हैं। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं पता होता तो रॉकेट कैसे ऊपर जाएगा ये हम बना ही नहीं सकते हैं। तो इन द सिमिलर वे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट को हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। तो तुमको जब सोचना है कि अगर हमको प्योर रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करना है या उसको समझना है तो हम कैसे समझेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ऑब्जर्वर लेना जरूरी है, रेफरेंस लाइन लेना जरूरी है, विद इन द बॉडी एक लाइन लेना जरूरी है, और तब हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, तब हम एग्जैक्टली बता सकते हैं
कि वो जो कितना रेपिडिटी से मूव कर रहा है, कितना रेपिडिटी से रोटेट कर रहा है, कितना रेपिडिटी से अपना ओरिएंटेशन बदल रहा है, इन सारी बातों को हम वहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। बोले ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो रोटेशनल मोशन इसीलिए टफ लगता है सबको, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं पता होती है। डायरेक्ट पढ़ ले तो एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो सब बात की बात है, लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले कि इनिशियल जो फंडामेंटल आइडिया है उस आइडिया को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो प्योर रोटेशनल मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो इसका जो इनिशियल स्टेप है वो सारी चीज़ें बता दिए। अब क्या करना है कि प्योर रोटेशनल मोशन को और सिंपल करने के लिए तुम लोग को कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, और उन सारे पॉइंट्स को याद रखना जो तुमको समझने में बहुत काम देगा। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो पहला पॉइंट अगर ध्यान से देखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। अच्छा, कोई बताएगा कि प्योर रोटेशनल मोशन में क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? पहली चीज़ अगर ध्यान से देखोगे तो प्योर रोटेशनल मोशन का जो एक ये वाला जो एक्सिस होगा, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको क्या बोलेंगे इस लाइन को? क्योंकि एक्स वाई इसका प्लेन है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है। तो तुम बता सकते हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर हम लोग बात करें तो प्योर रोटेशनल मोशन के केस में पहला पॉइंट, और इसको याद करते चलोगे, अभी तुरंत पूछेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन is fixed with respect to an inertial frame, with respect to an inertial frame। एक inertial frame के रिस्पेक्ट में जो क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इसका फिक्स्ड है भाई, ये तो रोटेट नहीं, ये तो बॉडी रोटेशन शो कर रहा है, लेकिन इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक ही डायरेक्शन में फिक्स्ड है। तो पहला हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जगह अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे ना तो बहुत अच्छा होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर रोटेशनल मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखेंगे तो पहला पॉइंट क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखो। पहला पॉइंट क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन इज फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम कौन है? जो ग्राउंड से देख रहा था ऑब्जर्वर, वो इनर्शियल फ्रेम है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इनर्शियल, ठीक है। अच्छा, सेकेंड कोई बता सकता है सेकेंड और क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? सेकेंड ऑब्जर्वेशन अगर ध्यान से देखोगे तो अच्छा एक बात बताओ, ए पार्टिकल कौन सा मोशन शो कर रहा है? अगर पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है तो सारे पार्टिकल पर कंसंट्रेट करो। अगर ए पार्टिकल कौन सा मोशन शो कर रहा है बता सकते हो? बॉडी रोटेट कर रहा है, तो विद इन द बॉडी जितने भी पार्टिकल से मिलकर वो बना है उन सारे पार्टिकल की स्थिति क्या है? वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? एकदम से ये सर्कल में घूमेगा भाई, दूसरा पार्टिकल भी लोगे तो वो भी सर्कल में घूमेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल द पार्टिकल्स, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन है, इसको पूरा एकदम रट जाओ। और अभी पूछेंगे दोनों शायद जितना पॉइंट्स बता रहे हैं, all the particles in case of all the particles of the body of the rigid body are in circular motion, किस तरह के मोशन में होंगे बताओ? बोल नहीं रहे। आर इन सर्कुलर मोशन, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? सर्कुलर मोशन में होंगे, ठीक है। लेकिन सर्कुलर मोशन में होंगे, लेकिन सबका सेंटर कहाँ होगा कोई बताएगा? तो सेंटर ऑफ रोटेशन पर तो नहीं कर सकते हो, ये तो ठीक है, ये प्लेनर मोशन है, तो इसमें क्या होगा कि सबका सेंटर ऑफ रोटेशन पर होगा। लेकिन ये भी कंडीशन हो सकता है, जैसे मान लो इस तरह का सिचुएशन ले लें, ये एक ऑब्जेक्ट ले लेते, ये एक्सिस है, ऑब्जेक्ट ऐसे ले लिए, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। अगर ऐसे रोटेट करेगा तो क्या होगा बता सकते हो? ऐसे रोटेट करेगा तो ये पार्टिकल सर्कल में जा रहा है,
लेकिन इसका सेंटर यहाँ लाई करेगा, ये सर्कल में जा रहा है, इसका सेंटर ये ऐसे सर्कल में जाएगा, इसका सेंटर यहाँ लाई करेगा, इसका सेंटर यहाँ लाई करेगा। तो ऑलवेज केवल सेंटर ऑफ रोटेशन पर लाई करेगा सेंटर सबका, ये जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये कंडीशन जरूरी है। कौन सा कंडीशन? कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी आर इन सर्कुलर मोशन हैविंग सेंटर एट एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर सबका सेंटर लाई करेगा। ये क्लियर है सबका? तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास के बारे में सोच के बताओ। अगर इस रिजिड बॉडी का, हर रिजिड बॉडी का अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा होगा बता सकते हो? इस रिजिड बॉडी रेस्ट पर नहीं होगा भाई, सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ कहीं है, ये सेंटर ऑफ मास कौन सा मोशन शो करेगा? तो सर्कुलर मोशन तो शो करेगा। तो सिंपल सा हम लोग क्या लिखेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी is in circular motion ठीक है, और is at rest रेस्ट में भी हो सकता है। कैसे कोई बताएगा? सेंटर ऑफ मास देखो, इसमें देखो, इसका इस फैन का सेंटर ऑफ मास लगभग सेंटर यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? बीच में फैन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? बोल नहीं रहे हो, यहाँ पर है कि नहीं है? तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लाई कर रहा है, तो ये रेस्ट में है। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर मतलब बॉडी अगर वहाँ फिक्स किया गया हो जहाँ उसका सेंटर ऑफ मास है, जैसे मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट ले लिए, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? सर्कल में घूम रहा है। लेकिन बॉडी को यहीं फिक्स कर दे तो ये जब रोटेट करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? रेस्ट में होगा। तो प्योर रोटेशनल मोशन के केस में सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है? सेंटर ऑफ मास या तो ऐसे देखो सर्कल में घूमेगा, और नहीं तो अगर ऐसे फिक्स्ड किए रहेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास क्या होगा? रेस्ट में होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी इन सर्कुलर मोशन में होगा, और क्या होगा? और एट रेस्ट में भी हो सकता है। ये क्लियर हुआ सबका? अच्छा, चौथा पॉइंट देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम सारे पार्टिकल, हम लोग बॉडी रोटेट कर रहा था, कितना एंगल चला, ये कैसे पता चल रहा था? कोई एक जन बताओ, ये बॉडी कितना एंगल ट्रेवल किया, हम कैसे पता किए? तो रेफरेंस लाइन से बॉडी के अंदर एक लाइन लिए थे, और ये लाइन जितना एंगल चल रहा है टी टाइम में वही एंगल बॉडी चल रहा है। बोल नहीं रहे हो? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बॉडी कितना एंगल ट्रेवल करेगा तो ये जो लाइन जितना एंगल मतलब शिफ्ट आउट करेगा वही उसका क्या होगा? एंगल उतना चल रहा है। तो अब तुम लोग सोच के बताओ कि अब हम पूरे बॉडी के बारे में नहीं सोचते हैं, हम इस पार्टिकल के बारे में सोचते हैं, ए के बारे में, और एक पार्टिकल यहाँ ले लेते हैं, मान लो ये वाला पार्टिकल बी ले लेते हैं, मान लो बी हम यहाँ ले लिए, बी यहाँ ले लिए, ठीक है। तो अगर ए पार्टिकल, अगर ऐसे कहो कि पूरा बॉडी जो है θ2 - θ1 एंगल चला, पूरा बॉडी कितना एंगल चला बताओ? θ2 - θ1। और तुमसे कोई पूछेगा कि जो ए है, ए कितना एंगल चला, कोई बताएगा ए कितना एंगल चला? ये पार्टिकल अगर सर्कल में है, क्योंकि ए तो सर्कल में है, बोल नहीं रहा हूं, ए तो सर्कुलर मोशन में है, तो अगर ए सर्कुलर मोशन में होगा तो वो भी तो कुछ एंगल चला होगा। ये एंगल कितना चला? बोल ही नहीं रहे हो, ए कितना एंगल चला होगा? अगर पूरा बॉडी θ2 - θ1 चला, तो ए जो पॉइंट है ये तो सर्कल में घूम रहा है, तो जब ये सर्कल में घूमेगा तो ये पार्टिकल भी कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, तो ये कितना एंगल चला होगा? ए भी तो उतना ही चलाना भाई, θ2 - θ1। बी कितना एंगल चलेगा ये बताओ? यहाँ ये लाइन ऐसे बना दो और बी यहाँ पहुंचा, तो बी भी कितना सेम एंगल चलेगा, तो बी भी कितना चलेगा? θ2 - θ1। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, अगर पूरा बॉडी जितना एंगल ट्रेवल करेगा, सारे के सारे पार्टिकल क्या करेंगे? सेम एंगल ट्रेवल करेंगे सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। सारे के सारे पार्टिकल सेम एंगल ट्रेवल करेंगे सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल द पार्टिकल्स
all the particles have identical एंगुलर मोशन, आइडेंटिकल एंगुलर मोशन। सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोशन क्या होगा, बोल नहीं रहे हो? सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोशन क्या आएगा, सेम आएगा। अगर ए एंगल चलेगा θ2 माइनस θ1 तो बी भी कितना एंगल चलेगा, θ2 माइनस θ1। सी भी कितना चलेगा, θ2 माइनस θ1। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कह सकते हो कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम आएगा, इसलिए सबका एंगुलर मोशन सेम होगा। इसका मतलब प्योर रोटेशनल मोशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हम लोग को मिल गया। कंसेप्ट क्या मिला? पहला कंसेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्योर रोटेशनल मोशन का क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो फिक्स्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। सेकेंड कंसेप्ट क्या है कि ऑल द पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबके सब सर्कुलर मोशन में होंगे और उनका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होगा। और तीसरा पॉइंट क्या पता चला कि सेंटर ऑफ मास या तो सर्कल में घूमेगा या रेस्ट में होगा। चौथा क्या होगा, सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोशन क्या होगा, सेम होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? θ1 ये जो T0 पर ये लाइन एंगल बना रहा था, मतलब ये θ1 ए का θ1 है, बी θ1 नहीं बनाएगा, लेकिन ए जितना एंगल चलेगा बी भी उतना ही एंगल चलेगा। मतलब अगर मान लो ये शुरू में दोनों अलग अलग एंगल बना सकता है, लेकिन ये जितना ये अगर 60 डिग्री चलेगा तो बी भी 60 डिग्री चलेगा। शुरू का एंगल दोनों का अलग अलग हो सकता है, ये 30 डिग्री हो सकता है, ये 10 डिग्री हो सकता है, बट जो एंगल ट्रेवल करेगा वो जो एंगल करेगा वो एंगल दोनों का सेम होगा। मान लो कि बॉडी को तुम जिस इंस्टेंट देख रहे हो तो ये रेफरेंस लाइन है तुम्हारा, तो B अगर यहाँ पर होगा तो B वाला लाइन ये है, तो B वाला लाइन इस रेफरेंस लाइन से, क्योंकि तुम इस जो भी एंगल ट्रेवल करेगा उसको मेजर करने के लिए तुम एक रेफरेंस लाइन लिए हो, तो ये रेफरेंस लाइन से ये 10 डिग्री एंगल बना रहा होगा, फिर यहाँ पहुँच गया ये 70 डिग्री एंगल बना रहा B वाला लाइन, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल चला। तो ये जब तक तुम एंगल मेजर नहीं कर पाओगे, तो एक रेफरेंस लाइन नहीं बनाओगे, तब तक कहाँ से तुम बताओगे कि कितना एंगल चला है? समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? रेफरेंस लाइन, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या कुछ भी हो, इसके लिए एक रेफरेंस लाइन हम लोग लेते हैं। शायद याद होगा सर्कुलर मोशन में एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताए थे, याद है कि कोई पार्टिकल सर्कल में चलता है तो उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट का हेल्प लेते हैं। तो एग्जैक्टली वो पोलर कोऑर्डिनेट ही है। खैर उतना डिटेल में मत जाओ, बस इतना ध्यान रखोगे, ठीक है? अब देखो, तो ये सारा का सारा कंसेप्ट 4 पॉइंट्स याद रखना, ठीक है? इसके बाद देखो प्योर रोटेशनल मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ही हम लोग को पता चला, अब हम लोग क्या करते हैं कि प्योर रोटेशनल मोशन के बारे में हम लोग और मतलब उसको 2 तरीके से स्टडी करते हैं। एक होता है काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन को स्टडी करने का 2 तरीका, एक उसका काइनेमेटिक्स होता है और दूसरा क्या होता है, डायनामिक्स होता है। काइनेमेटिक्स में बॉडी रोटेट कर रहा है, उसके सारे चीज़ को डिफाइन करना है। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट ऐसे ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ फिक्स किया हुआ इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है? अब ये बताओ तुम लोग, इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या करना होगा? यहाँ ले लेंगे, ओरिजिन यहाँ फिक्स कर देंगे, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं एक्स एक्सिस, और ये वाला कौन सा ले लिए हम लोग, वाई एक्सिस, और ये वाला कौन सा ले लेते हैं, जेड एक्सिस ले लिए, रेफरेंस लाइन इस तरह ले लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे बताओ? इस रोटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेकर उसको ज्वाइन कर देंगे, और ये जो एंगल बनाएगा इस एंगल को मान लेते हैं ये θ1 है। फिर आफ्टर सम टाइम ये बॉडी रोटेट करके कहाँ जाएगा, ये मान लो सपोज करो रोटेट करके यहाँ पर ऐसे आ गया ये बॉडी, जैसे ही रोटेट करके यहाँ आएगा तो ये वाला लाइन कहाँ होगा, ये वाला लाइन यहाँ कहीं होगा, इस लाइन को ऐसे दिखा दिए, यहाँ आ गया, और ये एंगल हम लोग का कितना हो गया, θ2 हो गया, ठीक है? अब देखो इसमें सबसे पहला टर्म कि इस रोटेशन को और डिटेल में जानने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पहला टर्म डिफाइन करेंगे, और ये पहला टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये तो टाइम 0 था, बॉडी यहाँ था, टी टाइम पर यहाँ आ गया, या मान लो ये टाइम T1 है और ये टाइम,
तो θ2 माइनस θ1 ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका रेडियन होगा, यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। ये डिफिनीशन लिख लेना, ये बोले थे कि बहुत लोग नहीं किए हैं क्लास, सर्कुलर मोशन में लिखवाएं डिफिनीशन। तो सिंपल देखो, हर बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, एक टाइम t1 ले लेंगे, t2 टाइम पर जितना एंगल ये शिफ्ट आउट करेगा, क्योंकि एक रेफरेंस डायरेक्ट एक रेफरेंस लाइन हम लोग को लेना ही होगा। तो ये हम लोग का रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से इनिशियल उस बॉडी के अंदर जो ये लाइन था θ1 एंगल बना रहा था, अब θ2 बना रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, θ2 माइनस θ1, और इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। सेकेंड हम लोग डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इस रोटेशन के साथ, इस प्योर रोटेशन के साथ एक टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। कोई बताएगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, एक जो होता है इसको हम लोग कहते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और सेकेंड जो आएगा, सेकेंड को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बताओ, पहला हम लोग देखते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये सब बताया हुआ था, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो इसका डिफिनीशन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये डिफिनीशन सब लिखवाया हुआ है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करेंगे, ओमेगा एवरेज। और ओमेगा एवरेज कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मतलब ये हमेशा इट इज ऑलवेज डिफाइंड इन इंटरवल, ये याद रखना कि एक इंटरवल में डिफाइन होता है ऑलवेज। तो ये जो इंटरवल है, कौन सा इंटरवल, t1 से t2 टाइम वाले इंटरवल में एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 माइनस θ1 बाई t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल थीटा बाई डेल टी, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल थीटा बाई डेल टी, दिस इज कॉल्ड ओमेगा एवरेज। और ये स्केलर होगा, कौन सा क्वांटिटी होगा बताओ, स्केलर होगा। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ओमेगा एवरेज जो आएगा ये स्केलर होगा। क्यों स्केलर होगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, बहुत बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, फाइनाइट हो, जैसे 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, ये स्केलर होता है। लेकिन छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, ये डेल थीटा है, डेल थीटा ऑलवेज जो आएगा स्केलर होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर होता है अगर फाइनाइट हुआ था, जैसे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। ये सब सर्कुलर में बताए थे। लेकिन छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ये छोटा सा डी थीटा ऑलवेज क्या होता है, एक वेक्टर होता है। याद रहेगा, जो अगर मान लो नहीं पढ़े हैं सर्कुलर मोशन, वो भी याद रख सकते हैं कि अगर एक फाइनाइट एंगल होगा तो वो हमेशा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो स्केलर होता है। लेकिन बहुत छोटा, इन्फिनिटली स्मॉल, मतलब डी डिफरेंशियल एंगल जो होगा वो एक वेक्टर होता है, डी थीटा एक वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा एवरेज ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो दो स्केलर का रेशियो क्या होगा, स्केलर होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी है बट ये स्केलर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसको ओमेगा इंस्टेंटेनियस भी बोलेंगे, इसको ओमेगा भी बोलते हैं। ओमेगा कहीं भी लिखा रहेगा वो वेक्टर होगा, और ओमेगा का मतलब इंस्टेंटेनियस, एवरेज कभी नहीं होता है। जो रेपिडिटी है, जिस रेट के साथ ये एंगल बदल रहा है, बॉडी या ओरिएंटेशन बदल रहा है, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी का। तो एवरेज वाला जो कंसेप्ट है, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रा, अलजेब्राइक पार्ट है, जिसमें तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन देगा कि ये किस रेपिडिटी से एंगल बदल रहा है। लेकिन इसके बाद एक आता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, उसको ओमेगा वेक्टर भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, और इसको लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा क्या, इन्फिनिटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जैसे मान लो, अगर इसको थोड़ा सा समझना हो तो ऐसे समझ सकते हो, ये एक रिजिड बॉडी ऐसे ले लिए, ये बोले थे पढ़ लेना तुम लोग, ऐसे रोटेट करके यहाँ पर आ गया। ठीक है,
और ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये जेड एक्सिस है। अगर मान लो ये बहुत छोटा सा एंगल चला और ये एंगल अगर डी थीटा हुआ, ये एंगल कितना हुआ डी थीटा, ये समझ में आ रहा है। मान लो ये लाइन जो था, ये लाइन कुछ एंगल चलेगा उतना ही बॉडी एंगल चलेगा, तो ये एंगल अगर डी थीटा हो, बहुत छोटा हुआ, इनफाइनाइटली स्मॉल, जैसे डी एक्स होता है उसी तरह डी थीटा हुआ, तो ये बताओ डी थीटा, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर होगा, ये कौन क्या होगा, बोल नहीं रहे हो, डी थीटा क्या होगा, वेक्टर होगा। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा बता सकते हो, तो डी थीटा का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, डी थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर to the plane of rotation, always perpendicular to the plane of rotation, जो डी थीटा ये छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल थीटा नहीं ले रहे हैं, ये हम लोग का डेल थीटा है, यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा, ये स्केलर होगा। अगर ये 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो ये सब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर होता है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर ये बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल में छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये वेक्टर होता है। और सर्कुलर मोशन में बताए भी थे कि ये वेक्टर क्यों होता है, वो यहाँ नहीं बता रहे, बस जिनको नहीं पता है बस याद कर लेंगे कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये वेक्टर है तो इसका एक डायरेक्शन होगा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डी थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा, एंड exact direction is given by exact direction किससे पता चलेगा, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, ठीक है भाई, बोल नहीं रहो, सब चुप है। ये सब थोड़ा सा पार्ट है जो सर्कुलर मोशन का पार्ट है, ये सब थोड़ा सा ये समझ में आएगा तभी आगे क्लियर होगा रोटेशन पूरा। ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको, कि डी थीटा एक वेक्टर है, और वेक्टर है ना, तो ये सर्कुलर मोशन बताएं, जो नहीं भी पढ़े वो भी टेंशन मत लो, एकदम ध्यान से समझो, बहुत आसान है समझना। ये डी थीटा एक वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन लेकिन जो होगा वो डायरेक्शन क्या होगा, ये एक्स वाई प्लेन है तो इसका जो डी थीटा का डायरेक्शन जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा लाइन होता है, जेड एक्सिस होता है, तो डी थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, तो डी थीटा ऑलवेज इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो कहने का मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, या तो डी थीटा का डायरेक्शन इधर होगा, बॉडी रोटेट कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, लेकिन डी थीटा या तो प्लस जेड एक्सिस की तरफ होगा या माइनस जेड एक्सिस की तरफ होगा, तो इन दोनों में से कौन सा डायरेक्शन होगा वो पता चलेगा राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि उस पर एक हाथ ऐसे रखो और फिंगर को कर्ल करो, कर्ल करोगे तो ये जिधर थंब जाएगा वो थंब का डायरेक्शन डी थीटा का डायरेक्शन बताएगा, या ऐसे देखो ये डी थीटा का डायरेक्शन इस लाइन के लॉन्ग इधर आ गया, ये डी थीटा का डायरेक्शन है। इसको और अच्छे से समझो, मान लो एक ऐसे सिचुएशन ले लेते हैं, इसको और अच्छे से समझो। एक रॉड ले लिए, मान लो ये रॉड रोटेट कर रहा, सपोज करो ये रॉड रोटेट कर रहा और रोटेट करके यहां से यहां आ गया, तुमको ये बताना है कि इसका डी थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, कौन बताएगा डी थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, तो सिंपल सा क्या करोगे, डी थीटा का डायरेक्शन, ये जो प्लेन ऑफ रोटेशन है, तो इस रॉड का कोई बताएगा प्लेन ऑफ रोटेशन कौन है, इस रॉड का प्लेन ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन ये होगा, ये जो टेबल का प्लेन होगा वही उसका प्लेन ऑफ रोटेशन होगा, ये सब बताए थे ना, प्लेन ऑफ रोटेशन होगा, ये इसका एक्सिस होगा, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये तीन चीज़ तो रोटेशन के साथ डिफाइन कर दिए। अब हमको डिफाइन क्या करना है कि डी थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, तो डी थीटा का डायरेक्शन ऑलवेज इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर किधर होगा, या तो ऊपर होगा नहीं तो नीचे होगा। ये फिर से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रोटेशनल मोशन में ये सब टर्म अगर क्लियर नहीं होगा तो तुमको समझने में दिक्कत होगा। तो ये देखो बताओ डी थीटा का डायरेक्शन या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, तो ऊपर होगा कि नीचे होगा कैसे बताओगे। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, बॉडी जिस तरफ रोटेट कर रहा है हम लोग फिंगर्स को उधर रोटेट कराएंगे तो थंब किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो डी थीटा का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर होगा। तो डी थीटा क्या है, इस ये एंगल जो डी थीटा होगा, इस डी थीटा इस प्लेन में होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लेन में होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होगा और ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका, डी थीटा का डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्चुअली देखो अगर बॉडी ऐसे घूम रहा है
तो इसका ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा, कोई बताएगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कोई बताएगा यहाँ पर ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा? डी थीटा का जो डायरेक्शन होगा वही किसका होगा? ओमेगा का होगा। तो बॉडी ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा किधर होगा, कोई बताएगा? बोल नहीं रहा हूँ। ओमेगा किधर आएगा? ऊपर ही ना आएगा। जिधर डी थीटा का डायरेक्शन होगा ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, उधर ही होगा। तो याद रखना कि ओमेगा जो वेक्टर है, ओमेगा का डायरेक्शन भी प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा और ऑलवेज एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसी लाइन के अलोंग होगा। तो बॉडी का रोटेशन जिस प्लेन में हो रहा है उस प्लेन में डी थीटा नहीं है, उस प्लेन में ओमेगा नहीं है। डी थीटा और ओमेगा क्या, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस चीज को ध्यान में रखोगे। जैसा मान लो अब ये हम लोग का पंखा है और इस पंखे की अगर हम लोग बात करें तो ये इसका ब्लेड्स ऐसे ले लेते हैं, इस तरह इसका ब्लेड हम ले लेते हैं। तुमको ये बताना है कि ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है? कौन बताएगा इसका ओमेगा किधर होगा? पंखा ऐसे घूम रहा है, इसका ओमेगा किधर होगा? ऊपर होगा। पंखा मान लो ऐसे घूम रहा है तो तुम लोग सोचो ना, एक बोतल का कैप जो होता है, बोतल का कैप के हिसाब से देखो, कैप से भी समझ सकते हो। ये कैप है, अगर कैप को हम लोग ऐसे देखो, ऐसे घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे कैप को तो क्या होगा? ये कैप बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन जब इसको ऐसे हम घुमाएंगे ऐसे, तो ये क्या हो रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा और ऐसे घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जा रहा है। तो तुम सोच के देखो, पंखा को ऐसे पकड़ के कैप की तरफ पकड़ लो, पकड़ के ऐसे पंखा घुमाओगे तो जो कैप है किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये वाला तरीका बहुत आसान तरीका है, कैप वाला। कैप वाला से इसको कैप की तरफ पकड़ो और इसको घुमा दो, तो जब कैप को घुमाएंगे तो कैप ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के एलोंग ओमेगा का डायरेक्शन होगा। मतलब पंखा ऐसे अगर घूमेगा तो ओमेगा किधर होगा? इसका ऊपर की तरफ होगा। ओमेगा इस बॉडी के प्लेन, बॉडी का प्लेन ऑफ रोटेशन कौन सा है? बॉडी इस प्लेन में घूम रहा है, बॉडी इस प्लेन में घूम रहा है, बॉडी का प्लेन ऑफ रोटेशन ये है और ओमेगा इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। भाई बोल नहीं रहे हो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये तुमको असाइन करना होगा। कभी भी रोटेशनल मोशन तुमको दिखेगा तो ये सब वेक्टर तुमको उसके साथ रिलेट करना होगा, अटैच करना होगा। एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और ये सब आप लोगों को बोले थे कि कम से कम सर्कुलर मोशन का नोट्स लेकर पढ़ लेना, और उसमें ये सब डिटेल में बताए थे, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ बता दे रहे हैं कि किसी को कोई डाउट ना हो जो पहली बार क्लास कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कोई बॉडी रोटेट करेगा तो उसके पास एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड होगा और उसका डायरेक्शन हम बता सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड कर सकते हो कैप रूल से। कैप रूल मत लिखना, ये सब कोई बुक में नहीं है, लेकिन कैप रूल हम लोग का है कि कैप घुमाएंगे उससे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ कैप रख दो, इस कैप रखोगे तो ऐसे घूम रहा है कैप, कैप तो किधर जाएगा? खुलेगा ऊपर की तरफ, तो ओमेगा इधर होगा। ठीक है, अच्छा ओमेगा क्या बताता है, कोई बताएगा? ओमेगा से क्या पता चलता है? ओमेगा टेल्स अबाउट द रेपिटेटिव तो बताएगा, एकदम सही है, लेकिन उसके साथ और एक चीज बताएगा, टेल्स अबाउट द सेंस ऑफ रोटेशन। ये किस चीज के बारे में बताएगा? सेंस ऑफ रोटेशन। ये कितना फास्ट, ये कितना स्लो मूव कर रहा है, वो किसी एक इंस्टेंट का। जैसे मान लो ओमेगा दे दिया, ओमेगा तुमको दे दिया, पंखे का दे दिया 8 पाई रेडियन पर सेकेंड है। किसी टाइम तुम मान लो कि तुम अभी देख रहे हो, अभी तुम पंखे को देखे हो और उस समय तुमको किसी ने कहा कि उसका ओमेगा वेक्टर कितना है, बताओ। ओमेगा वेक्टर 8 पाई रेडियन पर सेकेंड है और नीचे की तरफ है, किधर है? बोल नहीं रहा हूँ, ओमेगा वेक्टर नीचे की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड इतना है। तो तुम क्या इससे समझोगे? पंखा कैसे घूम रहा है? जो तुम्हारा पंखा है वो पंखा कैसे घूम रहा है? अगर ओमेगा नीचे है तो तुम बता सकते हो कि तुम्हारा जो पंखा, जो रूम का पंखा है
वो पंखा कैसे घूम रहा है भाई, कोई बताएगा कि वो पंखा कैसे घूम, किधर घूमेगा बताओ। ओमेगा नीचे है, पंखे का ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तभी तो ओमेगा नीचे आएगा। ओमेगा नीचे है, ऐसे अगर घुमाओगे तुम देखो ना, ऐसे घुमाओगे तो किधर आएगा, कैप किधर खुलेगा। पंखा ऐसे है, पकड़ के कैप को इधर घुमाओगे तो कैप किधर आएगा, नीचे आएगा ना, तो ओमेगा नीचे है। तो पंखा कैसे घूम रहा, पंखा ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा, क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ओमेगा क्या तुमको बता रहा है, सेंस ऑफ रोटेशन बता रहा है कि अगर किसी भी बॉडी का ओमेगा दिया होगा तो उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा वो हम बता सकते हैं। और ये 8 पाई रेडियन पर सेकंड का मतलब क्या है, उसका रेपिडिटी बताता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, इसका रेपिडिटी बताएगा। रेपिडिटी का मतलब क्या है कि उस इंस्टेंट पंखा कितना फास्ट मूव कर रहा है। मतलब अगर ये 8 पाई रेडियन पर सेकंड है, अगर पंखे को उतने स्पीड पर छोड़ दिया जाए, कितने स्पीड पर बताओ, अगर वो जिस समय देख रहे हो उसका ओमेगा कितना है बताओ, बोल नहीं रहे हो, उसका ओमेगा कितना है, 8 पाई रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि पंखे को उस समय अगर देख रहे हैं उसका स्पीड इतना है, तो स्पीड होने का मतलब क्या है कि अगर उस इंस्टेंट उसको छोड़ दिया जाए तो 1 सेकंड में वो कितना एंगल चलेगी, पंखा कितना एंगल चलेगा। तो 8 पाई रेडियन, तो एक बार चक्कर लगाने में पंखा को कितना एंगल चलना होगा। एक बार पंखा घूमता है तो कितना एंगल चलता है, 2 पाई। तो 8 पाई का मतलब क्या हुआ, 4 चक्कर लगा लेगा। मतलब अगर पंखे को छोड़ दें उस इंस्टेंट, अगर इसी स्पीड के साथ छोड़ दें तो 1 सेकंड में वो 4 बार घूम चुका होगा, 4 चक्कर लगा देगा। तो ये ओमेगा का मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है, रेपिडिटी बता रहा है। 8 पाई रेडियन पर सेकंड का मतलब क्या है कि एक चक्कर लगाने में 2 पाई रेडियन लगता है। तो 8 पाई रेडियन चक्कर लगाने का मतलब क्या है कि 4 चक्कर लगा रहा है, 4 बार घूमेगा। यार बोल ही रहे हो। जैसे मान लो कि अगर हम बात करें, ये ऐसा है, पंखे का ब्लेड है, हम कह रहे हैं कि इसका ओमेगा 8 पाई रेडियन पर सेकंड है, तो इसको क्या देखोगे, तो इसका मतलब कि 1 सेकंड में ये टोटल कितनी बार घूम चुका होगा। तो ये इतना फास्ट मूव कर रहा है कि 1 सेकंड में 4 बार घूम सकता है। ठीक है, तो ये इसका रेपिडिटी बताएगा। और ओमेगा का जो एरो है वो उसका सेंस ऑफ रोटेशन बताएगा कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका। ये अच्छा देखो, ये पंखा है, तुम नीचे हो, तो तुम कैप को, अगर पानी गिरा ना कॉपी पर तो तुम समझ लेना 100 रुपये तुम्हारे ऊपर फाइन रहेगा। ये अगर कैप है, कैप को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो कैप किधर आ रहा है बताओ, राइट टू लेफ्ट। दिमाग ठीक है, बाहर की तरफ इधर आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये कब आ रहा है, जब ये कैप ऐसे घूम रहा तब इधर आ रहा है, ऐसे घुमा रहे हैं कैप को तब इधर आ रहा है। तो ये पंखा जो है, तो पंखे के बारे में सोचो, पंखा को जब हम नीचे खड़े हो, जब ऐसे घुमाओगे तो उसका ओमेगा तभी ना नीचे आएगा। अब ये पंखा ऐसे है, देखो पानी गिर ही गया तुम्हारे चक्कर में ना, तुम 50 रुपया फाइन देगा इस बार। मतलब दोस्ती निभा रहा, याराना निभा रहा तुम। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर कैप, अगर हम देखें कैप, देखो ना पंखा, अगर ये पंखा है और तुम यहाँ पर हो, तुम नीचे हो, तो तुम अगर ऐसे घुमाओगे कैप को, तो ये कैप तो ओमेगा इधर आ रहा, कैप ऐसे रोटेट होकर इधर जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऐसे घुमाएंगे तो कैप किधर आ रहा, बाहर की तरफ खुल रहा है। तो पंखा जब ऐसे घूमेगा, पंखा ऐसे घूमेगा तो ये बाहर की तरफ आएगा। पंखा जब ऐसे घूमेगा तो अंदर की तरफ जा रहा है। बोल नहीं रहे, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये किसका डायरेक्शन था, ओमेगा का। तो ये सब सर्कुलर मोशन में बताए थे, इतनी बार बताए हैं, पता नहीं अब क्या डाउट रह गया तुम लोग को। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्योर रोटेशनल मोशन के साथ एक वेक्टर हम रिलेट करते हैं, और दिस वेक्टर इज कॉल्ड ओमेगा वेक्टर। और ओमेगा वेक्टर ऑलवेज प्लेन ऑफ रोटेशन, ये वाला पंखे का प्लेन ऑफ रोटेशन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। और एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कैप रूल से निकालो, थंब रूल से निकालो, जैसा निकालना निकाल सकते हो। ठीक है, और ओमेगा क्या बताता है, सेंस ऑफ रोटेशन बताता है, और रेपिडिटी बताता है कि कितना रेपिडिटी से वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका ओमेगा के बारे में।
एवरेज का सिग्निफिकेंस उतना ज़्यादा नहीं है जितना सिग्निफिकेंस किसका है, इंस्टेंटेनियस का है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म पर, और ये नेक्स्ट टर्म है तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज होता है, एवरेज होता है, और दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। ये सब सर्कुलर मोशन ही है, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट उसी का है, बोले भी थे उस समय। तो ये बताओ एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, कोई बताएगा कैसे डिफाइन करोगे? एवरेज एंगुलर स्पीड क्या होगा, कोई बताएगा? सॉरी, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करोगे? तो सपोज करो एक बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा, और इनिशियली ये कुछ ऐसे था, फिर यहाँ से रोटेशन करके यहाँ आ गया, इसका स्पीड यहाँ t1 टाइम पर ω1 है, और इसका t2 टाइम पर यहाँ पर ω2 है। ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, z एक्सिस है। कोई बताएगा ω1 और ω2 का डायरेक्शन किधर होगा? ω1 का डायरेक्शन किधर होगा, कोई बताएगा? अगर बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा? इस ओमेगा वेक्टर, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, और ये भी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ऊपर क्यों, ऊपर क्यों होगा? ये तो XY प्लेन ये वाला है ना, Z एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये तो XY प्लेन में घूम रहा है ना, तो ये इस तरफ होगा ना ओमेगा वेक्टर, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा, तो मतलब ऊपर ऐसा, तुम लोग सही बोलो अपने हिसाब से इधर होगा, लेकिन जे हम कॉपी में ऐसे दिखा रहे हैं तो Z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ये क्लियर है कि नहीं है? तो पहले इसका ω1 था, बाद में इसका ω2 हो गया, तो ω1 और ω2 का डायरेक्शन इस एक्सिस के अलॉन्ग होगा। और ये वाला जो है हम लोग का प्लेन ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, प्लेन ऑफ रोटेशन है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, ओमेगा होता है, तो इस प्लेन में ये घूम रहा है, प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब ये बताओ एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इट इज ऑलवेज डिफाइंड इन एन इंटरवल, एक इंटरवल में इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ अल्फा एवरेज, जो होगा ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। कुछ लोग को नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक तुम लोग आप केबल कनेक्शन से लाइन नहीं लोगे। और बार बार करें कि अभी जो स्थिति है केबल कनेक्शन से तुम लोग लाइन ले लो, वाईफाई कनेक्शन अच्छा रहेगा। मोबाइल के नेट से करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ω2 माइनस ω1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अल्फा एवरेज निकल गया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग, ये एवरेज का डिफिनीशन है, ठीक है। और एवरेज क्या होगा, वेक्टर होगा, क्योंकि ω1 और ω2 क्या है, वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंस्टेंटेनियस पर। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस को कैसे डिफाइन करोगे बताओ? इंस्टेंटेनियस होता है अल्फा से दिखाते हैं, और ये dω/dt होता है, dω/dt। ये सब सर्कुलर मोशन में पढ़े हो, ये सब बोले थे, dω/dt, ठीक है। अब देखो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग सोच के बताना क्या होगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हम ऐसे ले लिए, और ये रोटेट ऐसे कर रहा, इस तरह रोटेट कर रहा, मतलब इस तरह ये रोटेट कर रहा। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये प्लेन ऑफ रोटेशन है। तुम लोग को ये बताना है कि रोटेशन अगर ऐसा होगा तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा? तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर और ऊपर की तरफ किसका होगा, ओमेगा का डायरेक्शन होगा। मतलब रोटेशन का सेंस देखकर ओमेगा बता सकते हो, लेकिन अल्फा का डायरेक्शन जो होता है वो गिवन होता है, वो तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे, वो दिया हुआ रहता है। जैसे ओमेगा का डायरेक्शन तुम डिसाइड कर सकते हो, कैसे डिसाइड करोगे? बॉडी के रोटेशन के सेंस को देखकर, कि अगर रोटेशन का सेंस ऐसा है
अगर बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा तो ओमेगा ऊपर होगा, या ऐसे घूमेगा तो नीचे होगा। लेकिन अल्फ़ा का डायरेक्शन तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो, अल्फ़ा गिवन होता है। तो मान लो यहाँ पर इस बॉडी के साथ अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा ऊपर है, और अल्फ़ा भी इसी एक्सिस के लॉन्ग होगा। किस एक्सिस के लॉन्ग होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होगा। तो बता सकते हो कि यहाँ रोटेशन कैसा होगा? बोलो जल्दी, यहाँ रोटेशन कैसा होगा? ये तो प्योर रोटेशन है और ओमेगा इसका ऊपर है और अल्फ़ा ऊपर दे दिया, तो तुम ये बताओ क्या होगा यहाँ पर? बॉडी कैसे रोटेट करेगा? इसको तुम लोग कंपेयर कर सकते हो, एकदम सही है कि एक बॉडी ऐसे है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इधर है और एक्सेलरेशन इसके पास इधर है, और ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन और इनिशियल स्पीड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो आगे चल जाने के बाद इसका स्पीड क्या होता है? एक्सेलरेशन अगर मान लो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसका स्पीड यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 + 6 4 6 हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होता है तो बॉडी का स्पीड बढ़ता है। इन द सिमिलर वे ओमेगा ऊपर है और ओमेगा का डायरेक्शन हम सेंस ऑफ रोटेशन से बता सकते हैं। सही से समझो, ये सब सर्कुलर मोशन बताया होता है। और अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ऊपर है, तो अल्फा जो होता है ओमेगा का बॉस होता है। बॉस का मतलब इसको बदल सकता है, और कैसे बदलेगा? इसको बढ़ाएगा या घटाएगा? तो अगर इसके ही डायरेक्शन में अगर ओमेगा मतलब ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में है तो अल्फा क्या करेगा? ओमेगा को टाइम के साथ बढ़ाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अल्फा और ओमेगा अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ओमेगा क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे तुम पंखे का स्विच ऑन करो, स्विच ऑन करते हो तो पंखा धीरे धीरे घूमते रहता है, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ते रहता है, ओमेगा बढ़ते रहता है, और एक टाइम के बाद उसको क्या होता है? उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाता है। तो जो शुरू में स्पीड बढ़ते रहता है इसका मतलब क्या है? जैसे पंखे को अगर हम ले लें, ये पंखे का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कि अगर हम लोग ऐसा कुछ ले लें, ये पंखा है, तो पंखे के केस में क्या होगा कि ये शुरू में देखते हो कि ये रोटेशन इसका होता है स्लो होता है, लेकिन इसका स्पीड टाइम के साथ ये रोटेशन स्पीड बढ़ते चलते जाता है। इसका मतलब इसका ओमेगा का डायरेक्शन और इसका अल्फ़ा का डायरेक्शन क्या होता है? दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। तो अल्फ़ा और ओमेगा अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ये क्या होगा? इसका स्पीड टाइम के साथ क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए जिस समय तुम स्विच ऑन करते हो तो ये क्या होता है कि इसका ओमेगा टाइम के साथ बढ़ने लगता है, क्योंकि उस समय अल्फ़ा उसके पास होता है और अल्फ़ा किधर होगा? नीचे की तरफ होता है। अल्फ़ा कैसे आता है इस पर नहीं सोचना है, लेकिन अल्फ़ा उसके पास होता है। और पंखा जब ऑफ करोगे तो क्या होगा बताओ? पंखे को जब ऑफ करोगे तब उस कंडीशन में क्या होगा? बोल नहीं रहे हो, जल्दी बताओ क्या? तो ऑफ करोगे तो ओमेगा इधर होगा, लेकिन अल्फ़ा क्या हो जाएगा पता है? ये पंखा का ब्लेड ऐसे हम लोग ले लेते हैं और ये जो पंखे का ब्लेड ऐसे ले लिए तो ये इसका अल्फ़ा ऊपर हो जाएगा और ओमेगा क्या होगा? नीचे होगा। तो इसका स्पीड क्या होगा? टाइम के साथ कम होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना कि इस तरह का सिचुएशन ले लेते हैं। ये हम लोग का रिजिड बॉडी ऐसे ले लिए, ये ऐसे रोटेट कर रहा, और ये इसका ओमेगा का डायरेक्शन है, ये इसका ओमेगा का डायरेक्शन है, और इसका अल्फ़ा अगर नीचे आ गया, अल्फ़ा अगर नीचे आ गया तो ये बताओ इसका स्पीड टाइम के साथ क्या होगा? ये घूम रहा था ऐसे, ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर है तो घूम रहा है ऐसे, लेकिन इसका अल्फ़ा नीचे है तो ये अल्फ़ा क्या होगा? टाइम के साथ कम होगा। मतलब ओमेगा क्या होगा? कम होगा। ये समझ में आ रहा? तो अल्फ़ा क्या कर सकता है? ओमेगा को अफेक्ट कर सकता है। अच्छा मान लो ये वाला कंडीशन ले लेते हैं। कौन सा कंडीशन बताओ? कि अगर ऐसा कुछ हो कि बॉडी रोटेट कर रहा हो, बॉडी रोटेट कर रहा हो इस तरह, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ओमेगा इसका ऊपर होगा, और इसका अल्फ़ा 0 ले लिए तो क्या होगा? एकदम सही है। इसका अल्फ़ा 0 है तो जितना ओमेगा से घूम रहा था उतना ही ओमेगा से क्या करेगा? घूमते रहेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका? तो ये अल्फ़ा और ओमेगा के बीच का रिलेशन था, इस रिलेशन को ध्यान में रखोगे, ठीक है? अच्छा अब देखो, अब ये हम लोग का क्या था? काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे प्योर रोटेशनल मोशन का, और काइनेमेटिक्स में 3 डेफिनेशन हम लोग पढ़े, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीनों टर्म के बारे में अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और अल्फ़ा ओमेगा को कैसे अफेक्ट कर रहा है इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है? नेक्स्ट इसके बाद इसमें आता है इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स।
इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टर्म आएगा इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। ठीक है, जैसा मान लो प्योर रोटेशनल मोशन ले लेते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। और मान लो एक बॉडी है वो प्योर रोटेशनल मोशन शो कर रहा इस तरह, और ये कुछ रोटेट करके यहाँ आ गया। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि t0 पर इसका इनिशियल स्पीड ओमेगा नॉट है, और ये अल्फ़ा, और इसका अल्फ़ा दिया हुआ है। अल्फ़ा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहाँ पर आने के बाद इसका t टाइम के बाद एंगुलर स्पीड ओमेगा हो जा रहा। ठीक है, सही से देखो, एक बॉडी ऐसे ले रहे हैं जो यहाँ से रोटेट करके जा रहा, और t0 पर इसका इनिशियल स्पीड कितना है बताओ, ओमेगा नॉट है, और आफ्टर टाइम t के बाद जब रोटेट करते ऐसे आ रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इसका स्पीड कितना हो जा रहा है, t टाइम के बाद ओमेगा हो जा रहा है। और यहाँ पर इसके पास अल्फ़ा है, और अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट है। अल्फ़ा क्या है, इसका कांस्टेंट है। ये सिचुएशन और इस सिचुएशन में कोई अंतर नहीं है। ये एक बॉडी ऐसा ले लेते हैं जिसका इनिशियल स्पीड u है, एक्सेलरेशन a है t0 पर, और जब यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है तो इसका स्पीड कुछ v हो जा रहा है t टाइम पर। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, और यहाँ पर a कांस्टेंट लेते हैं, a कांस्टेंट लेते हैं। तो ये बताओ कि यहाँ एक इक्वेशन लिखते हो, इक्वेशन क्या लिखते हो, a इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो इन द सिमिलर वे ये एस क्या होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ एंगल थीटा चला, कितना एंगल चला बताओ, थीटा। ये बॉडी यहाँ से एस डिस्प्लेस हुआ तो ये बॉडी कितना एंगल चला, थीटा एंगल चला। तो थीटा क्या लिख सकते हो, पहला इक्वेशन लिखेंगे, कंडीशन क्या, अल्फा कांस्टेंट है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस की जगह थीटा आ गया, तो यू की जगह ओमेगा नॉट आएगा, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। एक पहला इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। मतलब कोई बॉडी रोटेट कर रहा, प्योर रोटेशनल मोशन शो कर रहा, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देन हम लोग ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा टी टाइम में वो ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस कितना हो जाएगा, हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, सेकेंड इक्वेशन इसमें बताओ क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी आता है। ये सेकेंड इक्वेशन ये वाला आ गया। थर्ड क्या होगा बताओ, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा थीटा हो जाएगा। तीन इक्वेशन है, और इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ये सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करो, देखते हैं इसमें है कि नहीं है। एससी वर्मा में इसमें इससे रिलेटेड इसमें मिल गया तो ठीक है, नहीं तो और विल मेकिंग revolution about its axis with uniform angular acceleration starting from rest, it reaches 100 revolution per second in 4 seconds. Find the angular acceleration and the angle rotated during
रोटेटेड इन 4 सेकेंड। चलो जल्दी बनाओ तो इसको। ये वाला क्वेश्चन जल्दी ट्राई करो। ये जो अभी पढ़े हो प्योर रोटेशनल मोशन से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखो दिया हुआ है, ये अगर डायग्राम अगर ध्यान से देखोगे तो एक व्हील हम लोग ले रहे हैं और यह जो व्हील है कुछ इस तरह दिया हुआ है। ये व्हील ऐसा रोटेट कर रहा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। अच्छा ये बताओ क्या करोगे, क्या दिया हुआ इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना होगा। एक ऑब्जर्वर लेंगे, ऑब्जर्वर कहाँ ले लेंगे हम लोग, यहाँ ले लेंगे, ठीक है। ये ऑब्जर्वर यहाँ ले लेते हैं। ये क्या करेगा, इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक्स एक्सिस इधर ले लिया, वाई एक्सिस इधर ले लेगा और जेड एक्सिस इधर ले लिया। खैर इतना भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए बता दिए। अब देखो ये दिया हुआ कि इसका इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, जब t0 पर इसको देख रहा है तो t0 पर इनिशियल स्पीड कितना देख रहा है बता सकते हो। t0 पर इसका ओमेगा नॉट कितना है, 0 है। बोल नहीं रहे, इसके पास कोई एंगुलर स्पीड है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब ओमेगा नॉट कितना है, 0। अल्फा नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका फाइनल स्पीड दिया हुआ है कि जब ये घूमना शुरू कर रहा है, मतलब ये मान लो घूमना शुरू करेगा, इसका ओमेगा इधर आ गया, इनिशियल 0 था लेकिन इसका ओमेगा तो ऑलवेज एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होगा और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो ओमेगा इधर है। ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट बना सकते थे। तो ओमेगा फाइनल दिया हुआ कितना, 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। लेकिन ये इसमें कभी भी आंसर मत लाना, यहाँ एक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है बताओ। 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड हम लोग जो दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑलवेज रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये 100 रेवोल्यूशन, तो एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल चलता है, 2 पाई चलता है, और बाई कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा बाई सेकेंड, ये रेडियन हो जाएगा, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन चलता है। तो 100 रेवोल्यूशन में कितना चलेगा, 100 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 200 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसको रेडियन में हमेशा कन्वर्ट करोगे। कभी कभी तुमको आरपीएम दे देगा, ध्यान देना, क्योंकि सम्स देखो बहुत आसान होता है, लेकिन आरपीएम दे दिया तो आरपीएम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। आरपीएम का मतलब होता है 1 रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, और इसको मतलब होता है 1 रेवोल्यूशन का मतलब कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है, और मिनट 1 मिनट, और ये मिनट हो गया। तो ये मिनट को बदलेंगे किस में, 2 पाई रेडियन, और इसको 60 सेकेंड में बदल दिए तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर 1 आरपीएम दिया रहेगा तो 1 आरपीएम को रेडियन पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। 1 आरपीएम को हम लोग रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड आएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका। और इसको कभी कभी आरपीएस भी कहते हैं, रिवोल्यूशन पर सेकेंड अगर दिया है। बोल ही रहे हो, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये तो आरपीएस भी दिए, इसको आरपीएस कह सकते हैं। तो ओमेगा दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, अल्फा नहीं दिया हुआ, ओमेगा दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना ले रहा है 4 सेकेंड। तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, प्लस अल्फा। अल्फा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका स्पीड टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो ओमेगा दिया हुआ कितना 100, ओमेगा नॉट कितना है 0, ये तो 0 दिया हुआ है। अल्फा चाहिए, टाइम कितना 4, 100 नहीं दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 200 पाई है ना, 200 पाई है। तो अल्फा कितना हो जाएगा 200 पाई बाई कितना हो जाएगा 4। तो ये टोटल कितना आ जाएगा बोलो, 50 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अल्फा निकल गया, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन निकल गया। तो अब क्या पूछा है बताओ कि ये कितना एंगल चलेगा, कितना एंगल चलेगा, कैसे निकालोगे। ये एंगल कितना चलेगा कैसे निकालोगे। तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इसको यूज कर लेंगे।
तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट, तो ये टर्म तो जीरो है, तो हाफ अल्फ़ा निकाले वो 50 पाई और टाइम है कितना 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर रेडियन। समझ में आ रहा, मतलब 4 सेकेंड में कितना एंगल चल चुका होगा 400 पाई रेडियन चल चुका होगा। देख लो ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर पूछा कि कितना चक्कर काट चुका है तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर पूछ दिया तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन थीटा बाई 2 पाई, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल चलता है, तो थीटा कितना है 400 पाई बाई 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा पाई पाई कैंसिल 200 रिवोल्यूशन कर चुका होगा। मतलब 4 सेकेंड में सोच सकते हो कि ये 4 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन चल चुका होगा, टोटल 400 कितना आ रहा है 200 रेवोल्यूशन, मतलब 1 सेकेंड में 200 बार घूम चुका होगा। कितना ये फास्ट ही घूम रहा है व्हील। ठीक है, ये डायग्राम उतना कंपलसरी नहीं है लेकिन ये कंसेप्ट जरूरी ही है, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हो सबका? 10 मिनट टाइम है ना सबके पास? तो इसमें और एक कंसेप्ट है, तो ये प्योर रोटेशन के बारे में क्या क्या पढ़े हम लोग, समझ में आ गया इतना सारा चीज़। काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, 2 पार्ट होता है काइनेमेटिक्स में। हम लोग 3 टर्म डिफाइन कर लिए, 3 टर्म डिफाइन करने के बाद इसका इक्वेशन कौन से इक्वेशन को फॉलो करता है वो इक्वेशन भी देख लिए। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और है, और ये कंसेप्ट क्या है प्योर रोटेशनल मोशन में, एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। जैसे मान लो सपोज करो इस तरह का सिचुएशन अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर एक रिजिड बॉडी इस तरह ले लेते हैं जो यहाँ पर ऐसे कुछ है, और ये फिर रोटेट करके कुछ इस तरह यहाँ आ जा रहा है ऐसे, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तुमसे पूछेगा ये कि मान लो कोई भी एक पॉइंट ए ले लेते हैं, तो ए बताओ ए यहाँ से यहाँ गया होगा तो ए कौन सा मोशन शो किया होगा, तो डेफिनेटली ये सर्कल में गया होगा। ये तो क्लियर है। ए पार्टिकल के बारे में तुमको पर्टिकुलर एनालिसिस करना है, ध्यान से देखो। तुमसे सवाल क्या पूछेगा, रिजिड बॉडी से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल पूछेगा तो ये तुम बता सकते हो जो अभी पढ़े हो कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, कुछ भी पूछेगा वो बता सकते हो। लेकिन कभी कभी तुमको क्या करेगा कि एक पार्टिकल एक्चुअली देखो ये ऐसे घूम रहा था, ए पॉइंट ले लेते हैं, तो ये ए पॉइंट के बारे में पूछेगा कि इसका ये कितना एंगल ट्रेवल किया, इसका लीनियर स्पीड क्या होगा। तो देखो ए पार्टिकल जो है, पार्टिकल ए हम लोग अगर ध्यान से देखें तो पार्टिकल ए सर्कुलर मोशन शो कर रहा, और सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल अगर होता है तो उसके पास कुछ पैरामीटर होता है। पहला पैरामीटर क्या होगा कि अगर ऐसे ये पूरा बॉडी घूम रहा है, ऐसे घूम रहा बॉडी, तो इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी होगा, इस पार्टिकल के पास एक लीनियर वेलोसिटी होता है। याद है कुछ सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास एक लीनियर वेलोसिटी होगा टी टाइम पर, और ये लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है आर ओमेगा होता है। ये ओमेगा से मान लो घूम रहा है बॉडी, तो उस समय उसका लीनियर स्पीड कितना होगा, पहला चीज़ कि आर ओमेगा होगा। आर क्या है, ये वाला डिस्टेंस आर होता है। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये सब कुछ नहीं, ये पार्टिकल सर्कल में जा रहा है भाई, सर्कल में कोई पार्टिकल होता है तो उसके पास एक स्पीड होता है आर ओमेगा होता है। अगर इस बॉडी का ओमेगा दिया हुआ है तो इस पार्टिकल का लीनियर स्पीड निकल जाएगा। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोल नहीं रहे हो। जो पार्टिकल सर्कल में जा रहा है उसके पास एक लीनियर स्पीड होगा कि नहीं होगा? और ये आर क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन से उसका या एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या डिस्टेंस है, और ओमेगा क्या है, उसका एंगुलर स्पीड है, किसका, बॉडी का, बॉडी का है। पार्टिकल का भी वही होगा। सेकंड क्या होगा, ये तो इसका, हाँ बोलो। जो बॉडी का ओमेगा होगा वही किसका होगा, पार्टिकल का होगा। और सर्कुलर मोशन पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? तो सर्कुलर मोशन हम लोग क्या देखे थे कि उसका एक लीनियर वेलोसिटी होता है, टेंजेंशियल होता है, और ये वेलोसिटी याद आ रहा है कुछ ऐसे बताए थे, आर ओमेगा ई टी होता है, ये सब कुछ। तो
देखो वो सब बेकार का मेथड है, जो सब बताएगा तुमको यूट्यूब वाला बाबा, बोलेगा देखिए कि ये लाइन है, ये लाइन है, ये एंगल डी थीटा है, ये डिस्टेंस डी एस चला तो डी एस इक्वल टू आर डी थीटा कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो तो यहाँ से निकल जाएगा आर ओमेगा। ये सब बकवास है, ये सब हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। तुम्हारा डाउट ये है, हमको पता है, ये तुम चाहता है कि सर ये लिख दीजिए। बोल नहीं रहा आदित्य, बहुत बढ़िया किया, ये सब काम मत करना, एकदम सही किया। अच्छा ये वाला समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल होता है तो क्या ये सर्कुलर मोशन में होगा तो उसका एक लीनियर स्पीड होगा v इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो क्लियर होगा। डायरेक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पर टेंजेंशियल होगा। दूसरा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल के पास। एक्सेलरेशन कोई बताएगा एक्सेलरेशन क्या होगा? जो पार्टिकल सर्कल में होता है उसके पास एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ तो, याद है कुछ? एक्सेलरेशन, अगर पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है, बोले थे सर्कुलर मोशन पढ़ लेना है। दो एक्सेलरेशन होता है, एक एसी होता है सेंटर की तरफ और एक टेंजेंशियल होता है एटी होता है। याद आ रहा कुछ? तो एसी क्या होता है याद है? वी स्क्वायर बाई आर होता है और आर ओमेगा स्क्वायर होता है। और एटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है याद है? डी बाई मॉड ऑफ डी बाई डी टी, और इसको लिखते हैं आर अल्फा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आर अल्फा। ये क्लियर हुआ सबका? तो जो पार्टिकल यहाँ सर्कल में घूम रहा है उसके पास कितना एक्सेलरेशन हो सकता है? दो, एक सेंटर की तरफ एक टेंजेंशियल हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें सवाल कैसा पूछता है। सवाल जो तुमसे पूछेगा, इसमें एक सवाल हम लोग देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक सवाल देखते हैं, बस और कुछ याद नहीं रखना, बस यही प्योर रोटेशनल में पार्टिकल के बारे में भी सोचना होगा, नहीं सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि अ व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर is spinning with a constant angular acceleration of 2 radian per second. What is the centripetal acceleration of the point on the wheel's rim? चलो इसको बनाओ। तो ये सिचुएशन भी ड्रॉ कर दे रहे हैं, एक बार सोच लो अपने से खुद से। एक व्हील ऐसे है और ये व्हील रोटेट कर रहा है, ये व्हील इस तरह रोटेट कर रहा है, और ये दिया हुआ है कि ये कुछ ओमेगा से रोटेट कर रहा है। व्हील कितना से रोटेट कर रहा है? ओमेगा से। तुमसे पूछा कि इसके रिम मतलब इस पॉइंट पर कोई एक पार्टिकल है, उसका सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, चलो जल्दी बताओ। और इस तरह का सवाल नीट और जेईई एडवांस में बहुत बार पूछा गया और पूछा जाता है। प्योर रोटेशनल मोशन है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, एक पार्टिकल के बारे में तुमसे पूछ दिया कि इसका सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। जो अभी तुम लोगों को बताया था, अभी क्या बताया था कि कोई भी पार्टिकल अगर बॉडी पूरा रोटेट करेगा तो एक पार्टिकल सर्कल में होता है, उसके पास एक लीनियर स्पीड होता है आर ओमेगा, दूसरा होता है एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन क्या होता है? दो तरह का होता है, एक एसी होता है, दूसरा एटी होता है। एसी होता है आर ओमेगा स्क्वायर और एटी होता है आर अल्फा। कोई भी एक पार्टिकल की अगर बात कर रहा है तो ये पार्टिकल हम लोग ए ले लेते हैं, ये बॉडी प्योर रोटेशनल शो कर रहा है और उस पर एक पॉइंट ए लाई कर रहा है, उसके बारे में तुमसे पूछा है। बोलो कैसे निकालोगे? पहले ये बताओ, ये सर्कल में घूमेगा तो इसके पास कितना एक्सेलरेशन होगा? एक सेंटर की तरफ होगा, दिस इज कॉल्ड एसी, और एक टेंजेंशियल होगा, दिस इज कॉल्ड एटी। तो एसी कितना होता है जल्दी बताओ?
आर ओमेगा स्क्वायर होता, ओमेगा दिया हुआ है ना, वी तो नहीं दिया है। जो बॉडी का ओमेगा होगा वही ओमेगा किसका होगा, ये बताए थे प्योर रोटेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स, वही पार्टिकल का होगा। तो आर कितना दिया 0.5, ओमेगा कितना दिया है 2 स्क्वायर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये से निकल गया, रेडियन नहीं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एटी कितना होगा बता सकते हो, कोई बताएगा एटी कितना होगा। आर अल्फा, अल्फा कितना है, क्या दिया हुआ है, अच्छा हाँ एंगुलर वेलोसिटी होगा, हाँ सही बोला। अच्छा ये बताओ एटी कितना होगा, बोलो। आर अल्फा, अल्फा कितना है, बोल नहीं रहो, अल्फा कितना है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अल्फा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है तो अल्फा कितना होगा, जीरो होगा अल्फा। तो ये तो टोटल टर्म जीरो हो गया, ए टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह के सम्स भी तुम लोग का पूछा जाता है कि जहाँ प्योर रोटेशनल दे दिया उसका एक पॉइंट ले लिया, ठीक है।